दोस्तों, एक नाम जो कल से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और अखबार की सुर्खियों में छाया हुआ है और जो आज से 20 साल पहले भी ठीक इसी तरह सुर्खियों में छाया हुआ था। ऐसा कौन है ये शख्स जिसके पीछे आज से 20 साल पहले कई मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई थी? तथा दोस्तों, अब से पहले आपने भी अपने जीवन में जुर्म की दुनिया में जुड़े कई कातिलों की कहानी सुनी होगी और उन कहानियों में कातिलों की बेरहमी की चर्चाएं भी सुनी होगी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसके कत्ले के कारनामों के साथ उसकी निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टिटबिट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, वह कातिल है चार्ल्स शोभराज। जी हाँ, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद एक शातिर कातिल की तस्वीर बन जाए जिसका जिक्र आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक खूंखार और रहस्यमय रवैये वाले किलर के बारे में जिसके अपराध और उसकी हरकतों के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छिपी हुई थी। और अब वह है सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज उर्फ हचचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज का, जो 19 साल बाद नेपाल की जेल से रिहा होने वाला है तथा 2003 से नेपाल की जेल में सजा काटने के बाद अब नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज 70 के दशक में कई देशों के लिए सरदर्द था। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बिकनी किलर के नाम से जाना जाने लगा ये शख्स। एक मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स शोभराज का भी नाम था। उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इसी तरह का अपराधी बन जाता है, जैसे कि चार्ल्स शोभराज। दोस्तों, अगर चार्ल्स की अर्ली लाइफ की बात करें तो चार्ल्स की माँ वियतनामी और पिता भारतीय थे। उनकी माँ अलग होकर रहने लगी थी क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था। शोभराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई और उसके बाद चार्ल्स का पूरा नाम हचचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज हो गया तथा अभी वह हिंदुस्तान की मीडिया में चार्ल्स शोभराज के नाम से मशहूर है। दोस्तों, जुर्म की दुनिया का ये ऐसा इकलौता शख्स है जिसकी जिंदगी तिलिस्म, रोमांच और ग्लैमर से भरी हुई है। फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे कैद में रहा हो या फिर खुली हवा में परवास उड़ान भरने वाले किसी अंदाज पक्षी की तरह बेपरवाह। दोस्तों, अगर आपको पूछें कि आपको अमिताभ बच्चन का वो फेमस डायलॉग तो याद होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। जी हाँ, सचमुच एक ऐसा वक्त भी आया जब चार्ल्स शोभराज की कलाइयों का इंतजार भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को था। चार्ल्स की कारनामों की फहरिस्त का हैरत किस्सा एक दिलचस्प है जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे के एक रोमांच से भरपूर फिल्म बन सकती है। चार्ल्स शोभराज को भारत के साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थीं। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी शोभराज के दिल में ही कैद है। दोस्तों, 6 भाषाएं बोलने वाले चार्ल्स ने जुर्म की दुनिया में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो उसने ना किया हो। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो सांप की तरह अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था और कई भाषाओं में बात करने का उसको लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से उसके मोहपाश में बांध देता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार चार्ल्स दिल्ली की तिहाड़ जेल से जेल कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। जी हाँ, बताया जाता है कि तिहाड़ से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स शोभराज का एक मास्टर प्लान था जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर ही देखा जाता है। चार्ल्स शोभराज के बारे में ये बताया जाता है कि उसने 1972 से 1976 के बीच
करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उतारा था। और ये भी कम दिलचस्प नहीं कि उसने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया, जिनमें से ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वो सभी बिकनी में ही थी। इसीलिए वह बिकनी किलर के नाम से कुख्यात हो गया। दोस्तों, बताया जाता है उसकी शिकार हुई ज्यादातर महिलाओं ने ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन किया था और मौत के घाट उतरने से पहले चार्ल्स के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। 1976 में चार्ल्स शोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही चार्ल्स ने एक इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल और फिर 5 साल की सजा देकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, हालांकि चार्ल्स शोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था, फ्रांस में मार्शियल की जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजरा उसका वक्त शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहां जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहां की कैदियों से डर लगता था। लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद वो इतना शातिर हो गया कि अपराध कर जेल जाता और जब दिल करता तो वहां से भाग जाता। 1971 में चार्ल्स शोबराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग निकला था। वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। उसी साल चार्ल्स शोबराज बंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने एपेंडिसाइटिस के दर्द का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से भी वो पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। 1972 में वो अफगानिस्तान में काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भी भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार फिर चार्ल्स शोबराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एजिना टापू की जेल में बंद कर दिया था। ये जेल उस समय शायद सबसे सुरक्षित थी क्योंकि उसके चारों तरफ दूर दूर तक समंदर था, मगर चार्ल्स शोबराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग निकला। ठीक इसी तर्ज पर हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से ही मशहूर रही है कि ये भी दुनिया की महफूज जेलों में से एक है, जिससे किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता है। लेकिन 10 साल तिहाड़ जेल में बिताने के बाद चार्ल्स शोबराज ने तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 को इतवार का दिन था जब चार्ल्स ने तिहाड़ के जेल अधिकारियों के पास एक दरख्वास्त भेजी। उसने गुजारिश की कि वो अपने जन्मदिन पर जेल में सभी कैदियों और सिपाहियों के बीच मिठाई बंटवाना चाहता है और जेल अधिकारियों से मिठाई बंटवाने की इजाजत मिलने के बाद उसने बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया और वही मिठाई जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बंटवा दिया, जिनमें कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। मिठाई ने जैसे ही अपना असर दिखाया, शोबराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से बकायदा टिकट खरीदकर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। तिहाड़ से 24 कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिम का फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक इस पर सवाल उठे। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स शोबराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ा दी। 3 हफ्ते की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स शोबराज गोवा में फिर पकड़ा गया, जो उस वक्त किसी और शिकार की तलाश में भेष बदलकर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समिति की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे उसको लेकर जेल अधिकारी कोई राय बना पाते। जेल में सारा काम वो कायदे और कानून के मुताबिक ही कर रहा था, बल्कि उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। ऐसे में जेल अधिकारियों के पास उस पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतानी खुराफात थी। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी 20 साल तक की डेडलाइन थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा इन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। इसीलिए उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिससे वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक पकड़े जाने पर आसानी से कुछ और साल तिहाड़ जेल में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोबराज अगले 11 साल तक तिहाड़ जेल में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद
खत्म हो चुकी थी। दोस्तों 1957 में भारत की जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स शोभराज पेरिस चला गया था, लेकिन पेरिस में चार्ल्स को किसी हीरो जैसा दर्जा हासिल हुआ। अपने चार्म और चलन की बदौलत चार्ल्स जुर्म की दुनिया में बड़ी ही इज्जत से लिया जाने वाला नाम हो गया। भारत से पेरिस पहुंचने के बाद चार्ल्स के दिन बहुर गए थे। फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो चार्ल्स शोभराज पर एक फिल्म तक बनाने के अधिकार हासिल कर लिए थे, जिसके एवज में उसने चार्ल्स को करीब 57 करोड़ रुपए दिए, जबकि एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू के एवज में उसने $5000 मांग लिए थे। दोस्तों पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीते जीते अचानक 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल पहुंच गया। वहां एक कसिनो के बाहर उसकी फोटो अखबार में छपी तो नेपाल पुलिस हरकत में आई और उसे पकड़ लिया गया। नेपाल में पहले ही चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे। साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने का भी एक मामला शोभराज के खिलाफ दर्ज हो गया। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि जिस नेपाल की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, जहां उसके खिलाफ एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या का मामला दर्ज था और वो खुद नकली पासपोर्ट के जरिए ही 1975 में नेपाल गया था, जिस पर पुलिस ने उस वक्त पकड़ भी लिया था। बावजूद इस सब के आखिर वो नेपाल पहुंचा तो क्यों? दोस्तों ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। वहीं फिलहाल शोभराज की रिहाई के पीछे नेपाल का वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है। इसका जिक्र फैसले में किया गया है। शोभराज के वकील लंबे समय से क्षमादान के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। विभिन्न याचिकाओं में उन्होंने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2063 के खंड 12(1) के प्रावधानों का हवाला देते हुए उसकी जेल की सजा में छूट की मांग की थी, जो उम्रदराज कैदियों की सजा में छूट की अनुमति देता है। शोभराज इस वक्त 78 साल का हो चुका है। यही अधिनियम उसकी रिहाई का बड़ा कारण बना है। इसके साथ ही नेपाल में फ्रांसीसी दूतावास ने भी शोभराज की सेहत को देखते हुए उसकी रिहाई के लिए नेपाल सरकार से संपर्क किया था। शोभराज के वकील ने उसकी रिहाई पर कहा कि शोभराज पिछले 20 साल से जेल में है। वह नेपाल में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की सजा अवधि को पूरा कर चुका है। यहाँ के कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र से ज्यादा के कैदी का अगर व्यवहार अच्छा है तो उसकी सजा में 75% तक की छूट दी जा सकती है। तो ऐसी है चार्ल्स शोभराज की शख्सियत और ऐसे हैं इसके हैरतअंगेज कारनामे। कई फिल्में बन चुकी हैं उसके इन दिलचस्प और कानूनों को धता बताने वाले कारनामों पर। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि एक ही शख्स दुनिया भर में इतनी सरकारों और इतने पुलिस वालों की आंखों में कैसे धूल झोंक के इतना ठाठ से अपना दिन गुजार सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।